हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेएस डेस्टिनी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और ये हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लॉजिक के साथ। तो जैसे देखो, सबसे पहले दे रखा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? तो ये होता है इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो कि हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। जैसे देखो, ये भारत का मैप है बच्चों, जो कि मैंने बनाया है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो जैसे ये भारत के मैप की जो ये बाउंड्रीज देख रहे हो, दिस इज इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके अंदर पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली मूव कर सकता है। यहां से यहां जा सकता है, यहां से वहां जा सकता है, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों ये हमारा देश है। हम पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम इससे उधर नहीं जा सकते, क्योंकि उधर दूसरी कंट्री है। इधर भी नहीं जा सकते, उधर दूसरी कंट्री है। उसके लिए हमें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। तो यहां पे यही बता रहा है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी, वो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, यानी कि एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, और जिसके अंदर हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि हम नेशनल इनकम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम में यूज होंगे बच्चों। नेक्स्ट है नॉर्मल रेसिडेंट। अब बात आती है कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल इनकम तो जब ही कैलकुलेट हो पाएगी जब हमें पता रहेगा कि उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट कौन है। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल रेसिडेंट पैसा अर्न करते हैं तो वही देश की इनकम मानी जाती है। तो जैसे आप देखो, यहां पे लिखा हुआ है रेसिडेंट लिव्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि हमारे इस डोमेस्टिक टेरिटरी में वो रेसिडेंट रहता हो और उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग भी इसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो, यानी हमारे देश के अंदर ही हो, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। लेकिन बच्चों, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि ये लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आते। जैसे फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। तो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो विदेशी हैं, हमारे यहाँ आए हुए हैं घूमने के लिए, या विजिटर्स हैं, तो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, यानी अगर विदेशी लोग आ रहे हैं हमारे इंडिया में काम करने। जैसे हमारे इंडिया में हर एक कंट्रीज का एम्बेसी होता है, और उस एम्बेसी में आके उस देश के लोग आके काम कर रहे हैं जिस देश का एम्बेसी है, तो वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर विदेशी कंपनीज के कुछ यूनिट्स हमारे देश में भी हैं और वो वहां से आके यहां पर काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। ओके, उसके बाद आता है बच्चों सिटीजन्स। तो देखो, यहां पे बहुत कंफ्यूजन है। नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन्स में बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, नॉर्मल रेसिडेंट तो वो है यानी जो हमारे देश में रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, जो भी है। यानी नॉर्मल रेसिडेंट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि उसको इंडिया में रहने का हक है, वो रह सकता है। लेकिन बच्चों, सिटीजन्स वो होते हैं जो इंडिया में रह तो रहे हैं और उनको रहने का 100% पूरा हक है, उनके पास वोटिंग राइट भी है, उनके पास पॉलिटिक्स में जाने का भी हक है, उसको हम सिटीजन्स कहते हैं। तो एक्चुअल में रियल नेशनल्स यही होते हैं, सिटीजन्स। देखो यहां पे लिखा भी है अ पर्सन बोर्न इन इंडिया, यानी अगर कोई पर्सन इंडिया में बोर्न हो रहा है और उसके पेरेंट भी इंडियन ही है, तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। देखो जैसे लिखा है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। यहां पे मैंने ये भी लिखा है कि उनके पास वोटिंग राइट होता है और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का भी राइट होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम डेप्रिसिएशन पर। तो डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, नेशनल इनकम में काफी बार यूज होता है। आप जब नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करोगे तो डेप्रिसिएशन जो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से आ जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स के नाम से आ जाएगा, या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से आ जाएगा। सो दीज आर द अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जब किसी एसेट्स को हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, या टाइम बीतने के साथ भी उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, या वियर एंड टीयर की वजह से भी उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। मशीन यूज कर रही है तो धीरे धीरे जो वियर एंड टीयर होते हैं उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उस मशीनरीज की या उस इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन बच्चों।
तो सिंपल मीनिंग यही है कि जब भी कोई एसेट्स यूज होता है, फिक्स एसेट्स, तो उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे अगर हम गाड़ी भी घर में यूज करते हैं, बच्चे कार यूज करते हैं या बाइक यूज करते हैं, तो उसकी भी एक लाइफ है, वो उतने टाइम तक ही चलेगा, उसके बाद उसकी भी वैल्यू खत्म है या धीरे धीरे कम होगी, राइट। तो नेक्स्ट है बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यानी इसका फॉर्मूला है। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट को हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा स्टेशनरी शॉप वाले से, तो इसका जो टैक्स है यानी मार्कर की कॉस्ट और इस पे जो टैक्स है वो मैंने किसको दिया, शॉपकीपर को दिया, यानी स्टेशनरी शॉप वाले को। और फिर उसने ये जो टैक्स का अमाउंट इसमें इंक्लूड था फिर उधर गवर्नमेंट को दिया या कंपनीज को दिया या वहां से वहां पहुंचा, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो इसीलिए यहां पे बोल रहा है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पे लगता है, परचेज या सेल पर लगता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है। उसके बाद आता है बच्चों सब्सिडीज, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक असिस्टेंस, जो कि गवर्नमेंट इंडियन पीपल्स को प्रोवाइड करती है। जैसे उनको किसी चीज में सब्सिडी देना, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं एलपीजी सिलेंडर का। तो एलपीजी सिलेंडर जो है वो अपने रेट से सस्ते रेट पे आता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। या कुछ मेडिसिन पर भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है कि लोगों खरीदें, हेल्दी रहें, तो उसको हम सब्सिडीज बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट टैक्स तो एज ए इनकम आ रहा है, लेकिन सब्सिडी खर्च भी करना पड़ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का सिंपल सा मीनिंग है कि हमने विदेशों से जो कमाया, यानी कि ये हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट जो विदेशों से पैसा कमा रहे हैं, तो बच्चे हम ही थोड़ी ना कमाएंगे विदेशों से, भाई वो भी तो आके यहां पे कमाएंगे। और प्लस वो लोग भी जो यहां से कमा रहे हैं, तो उनका जो गैप है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि एनएफआई है। तो जैसे को यहां पे लिखा भी है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं विदेशों से जो पैसा कमा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी कि बात ये आता है कि फैक्टर इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम यही होता है बच्चे, देखो मैंने नोट में लिखा है वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये चीजें हमारे देश का जो नॉर्मल रेसिडेंट है, हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट अगर फॉरेन कंट्री से कमा रहा है तो वो हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। देखो यहां भी लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, प्लस नहीं बच्चे, माइनस फीटा यानी फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कि विदेशी लोगों ने, या हमारे देश के वो रेसिडेंट नहीं है, देखो लिखा भी है बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, वो दूसरे देश के रेसिडेंट है और उन्होंने हमसे कमाया, तो वो हो गया फीटा। अब इन दोनों का गैप ले लेंगे तो वही हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मैंने यहां पे फॉर्मूला भी लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब जैसे मैं कहता हूं कि हमारे कंट्री ने 1000 करोड़ विदेशों से कमाया, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, और फैक्टर इनकम टू अब्रोड मान लो 500 करोड़ है जो विदेशियों ने हमसे कमाया। तो यानी कि ओवरऑल एनएफआई कितना आया, 1000 तो हमने अर्न किया था, 500 उन्होंने अर्न किया हमसे, तो यानी कि हमारे पास एग्जैक्ट इनकम 500 आई। 1000 में से 500 घटा दोगे तो 500 आएगा। लेकिन बच्चों ये माइनस में भी हो सकता है कि हमने कम कमाया हो, फॉरेन से पैसा हमने कम अर्न किया हो इन द टर्म ऑफ दीज इनकम्स, और उन्होंने हमसे ज्यादा अर्न किया हो, तो फिर वहां पे एनएफआई माइनस में भी चला जाएगा। तो यहां पे हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड आ जाएगा, यानी फ्रॉम और टू का फर्क होगा बच्चे, याद रखना। फ्रॉम यानी हमने कमाया ओवरऑल, टू यानी उन्होंने हमसे अर्न किया, तो यानी ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। यहां भी देखो यही डिफरेंस है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फ्रॉम में ये है कि हमने अर्न किया है फॉरेन कंट्री से, और फैक्टर इनकम टू अब्रोड यानी कि उन्होंने अर्न किया है हमारे कंट्री से। तो यहां पे नॉर्मल रेसिडेंट का दोनों जगह यूज हुआ है जो हमने यहां पे पढ़ा था बच्चों। ओके, तो मैंने बताया कि नेशनल इनकम में इन टर्म्स का यूज होगा। अब हम
कन्वर्जन देखते हैं बच्चों, और उससे हमें ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन, जो कि नेशनल इनकम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देखो, सबसे पहले दे रखा है जीडीपी एट एमपी। तो आखिरकार ये जीडीपी एट एमपी होता क्या है? तो देखो, ये ग्रॉस वैल्यू पर देश की डोमेस्टिक इनकम है, यानी कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। आपने न्यूज में भी काफी बार सुना होगा जीडीपी, यानी कि जो हमारे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं ग्रॉस वैल्यू पर, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। उसके बाद है ये एनएनपी एट एफसी, ये होता है बच्चों नेशनल इनकम। मैं लिख देता हूं नेशनल इनकम। यानी देखो, ये जो होता है नेट वैल्यू पर होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक नहीं है। देखो यहां पे लिखा है नॉर्मल रेसिडेंट, यानी डोमेस्टिक तो है ही, डोमेस्टिक के साथ साथ अगर हम जो फॉरेन से पैसा अर्न कर रहे हैं वो भी है। तो इसके अंदर डोमेस्टिक प्लस विदेशी पैसा भी है, तो इसीलिए बोल रहा है नॉर्मल रेसिडेंट। इसको हम सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बोल सकते, लेकिन यहां पर क्या था? डोमेस्टिक था। अब ये और अच्छे से अगर क्लियर करना है बच्चे, तो वहां पढ़ते हैं हम एक बार, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक बात और देख लो, ये दोनों ही पीरियड ऑफ 1 ईयर निकाले जाते हैं, यानी आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो ग्रॉस वैल्यू पर, तो भी 1 साल में बोल रहा है, और नेशनल इनकम भी 1 साल में बोल रहा है। अब हम आते हैं यहां पर बच्चों, तो जैसे आप देखिए, अगर मान लो कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कंपनीज में, मशीनें चल रही हैं, तो यानी कि अगर 1 साल तक मशीन चल रही है और गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो 1 ईयर में उस मशीन में कुछ वियर एंड टियर होता है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। तो ग्रॉस में कह रहा है कि अभी वो वैल्यू रिड्यूस नहीं करी है, लेकिन नेट में कह रहा है कि रिड्यूस कर दी है। यानी कि अगर हम फिक्स एसेट्स को प्रोडक्शन में, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस में यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू रिड्यूस होती है वो डेप्रिसिएशन माइनस करके किया जाता है। तो यानी ग्रॉस का मतलब अभी वो माइनस नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो हमारी फिक्स एसेट्स की कॉस्ट आई है वो अभी माइनस नहीं हुआ है। तो देखो, तो अगर हम ग्रॉस से नेट पर आएंगे तो हमें वो डेप माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और वही अगर हम नेट से दोबारा ग्रॉस पे जाएंगे तो हमें वो डेप प्लस करना पड़ेगा। डेप यानी डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जैसा कि अपने नाम से भी लग रहा है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो फिक्स कैपिटल जो कंज्यूम होता है, तो ग्रॉस में हमने उस वैल्यू को माइनस नहीं किया है और नेट में हमने उसको माइनस कर दिया है। तो ये इसका लॉजिक है। ओके, डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं और यहाँ पे नेशनल की बात करते हैं। तो जैसे देखो, ऊपर मैंने लिखा भी है, ग्रॉस में भी लिखा है, पहले ऊपर ग्रॉस और नीचे नेट। ऐसे ही यहाँ पे डी में ऊपर लिखा है डोमेस्टिक और एन में लिखा है नेशनल। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज बस अभी हमारे देश में ही प्रोड्यूस हुई है, यानी जो भी हमने कैलकुलेट किया है वो बस हमारे देश की है। और नेशनल की बात करूं तो देश की प्लस फॉरेन की दोनों ऐड कर रखे। जैसे सिंपल सी बात करें कि डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब क्या है? यानी वो हमारे देश के अंदर चल रहा है। और नेशनल क्रिकेट, नेशनल प्लेयर है ये, यानी वो वर्ल्ड वाइड प्लेयर है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। तो डोमेस्टिक में क्या कह रहा है कि बस हमारे देश की इनकम है, और नेशनल में कह रहा है कि देश की तो है ही प्लस फॉरेन इनकम भी है। तो देखो, तो जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्या? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यानी कि जो हमने विदेशों से पैसा कमाया है वो जोड़ देंगे तो नेट पर आ जाएगा, और इस नेट से दोबारा वहीं पहुंचना है डोमेस्टिक पे, तो बच्चों इसी को माइनस कर दो, माइनस कर दो आप NFIA पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो डोमेस्टिक और नेशनल में यही डिफरेंस है। ओके, उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे मैंने कहा बच्चों, ये मार्कर है, ये मार्कर जस्ट सपोज 18 रुपीज है इसका कॉस्ट, यानी बनाने की कॉस्ट है, लेकिन इसको अगर मार्केट में बेचते हैं तो 2 रुपए इस पे टैक्स लग गया तो 20 रुपए का हो गया। तो यानी यही बता रहा है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्टर कॉस्ट में अभी वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, लेकिन जैसे ही मार्केट में आएगा उस पर टैक्स लग जाएगा। तो देखो,
अगर हम मार्केट प्राइस से यहां पे आएंगे, यानी मार्केट प्राइस में टैक्स लगा हुआ है ऑलरेडी, तो मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पर आएंगे तो क्या करेंगे, वो टैक्स माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और फिर बच्चों फैक्टर कॉस्ट से मार्केट में जाएंगे, यानी 18 और 18 रुपीज बनाने की कॉस्ट है, और जब बेचने में जाएंगे उसे तो इसमें कुछ टैक्स जुड़ जाएगा, तो वो मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। तो यहां पे जाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन बच्चों। देखो मैंने तीनों को अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड कर रखा है कि आपको ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन में जस्ट सपोज जी डी पी एट एमपी दे रखा है, लेकिन इसको कन्वर्ट किस में करना है ये देखो, तो इसको कन्वर्जन करना है एन एन पी एट एफ सी, यानी कि जो जीडीपी एट एमपी है, जो देश की ग्रॉस वैल्यू पे जो डोमेस्टिक इनकम है उसको कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। तो अगर हम ग्रॉस से नेट पर आएंगे तो क्या करना होगा, यहां देखो बच्चों, ग्रॉस से नेट पर आने के लिए क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन, तो माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ओके, उसके बाद बोल रहा है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में तो बस अभी हमारे देश की ही इनकम है, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए बच्चों देश की तो इनकम होती ही है, प्लस फॉरेन इनकम भी जोड़ना पड़ता है। तो यानी कि यहां से वहां जाने के लिए इसमें NFIH भी जोड़ना पड़ेगा, जो हमने विदेशों से कमाया है। उसके बाद मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से यहां पर आने के लिए, मार्केट प्राइस में मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा होता है, तो मार्केट प्राइस से यहां पर आने के लिए, फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो याद रखना, ये जो टर्म जो कैलकुलेट करना था ये तो हमने फिक्स्ड रखा और इसको हमने वेरिएबल कर दिया। तो जो बदलना होता है वो हम बाद में लिखते हैं और जो फिक्स्ड होता है वो हम पहले लिखते हैं। अब दूसरा कंडीशन लिखता हूं बच्चे, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है, और क्या है एनएनपी एट एफसी। तो अब फिर से ये फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कैलकुलेट करना है, और ये वाला वेरिएबल है। तो देखो, तो नेट से जी पे आने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पे नेट से वहां ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। दूसरा ये है नेशनल, नेशनल से आप लोगों को डोमेस्टिक पर आना है, तो डोमेस्टिक के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFI, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो माइनस कर दो NFIA। उसके बाद है ये फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए क्या करना होगा, देखो ये फैक्टर कॉस्ट था और यहां से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या किया था हमने, प्लस NIT, तो यहां से वहां आने के लिए प्लस NIT। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों कन्वर्जन। एंड हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम इनकम मेथड पढ़ेंगे, तो इनका यूज आपको दिखेगा कि कन्वर्जन का यूज कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।